नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम SEAS यानी स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे जो कि 3 नवंबर 2023 को आयोजित होना है, उसमें कक्षा 9 के लिए विषय गणित के किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों का स्वरूप और उन्हें हल करने का तरीका इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो इस टेस्ट में लैंग्वेज के जो है किस प्रश्न आएंगे। लैंग्वेज यानी आपका यदि हिंदी मीडियम है तो हिंदी भाषा के 30 प्रश्न आएंगे, और यदि अंग्रेजी मीडियम आपका है तो अंग्रेजी भाषा के 30 प्रश्न आएंगे, और यदि इसके अलावा आपका माध्यम जैसे उर्दू या अन्य माध्यम है तो उसके 30 प्रश्न आएंगे भाषा के। अब ये 30 प्रश्न किस प्रकार के आएंगे, है ना, इसके लिए कोई सिलेबस निर्धारित नहीं है या आपकी जो बुक है उसमें से कुछ भी आने वाला। फिर प्रश्न कैसे आएंगे, तो देखिए लैंग्वेज के अंतर्गत आपको आ सकते हैं अपठित गद्यांश, ठीक है, उसको पढ़ करके नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। उसके बाद में तालिका आ सकती है, तालिका को पढ़ के समझ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। या कोई नोटिस आ सकता है, सूचना आ सकती है ना, या कोई पोस्टर की पोस्टर को देख करके आप जो है उन प्रश्न उत्तर दे सकते हैं। यदि इस तरह के प्रश्न आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप लैंग्वेज के प्रश्नों का स्वरूप जान सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में SES क्लास 9 के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पर भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जाएंगे, उनका अभ्यास कीजिएगा और अपनी जो दक्षता है उसका उन्नयन। फिर आते हैं मैथमेटिक्स यानी गणित के 30 प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न कैसे आएंगे, किसी किताब में नहीं आएंगे, है ना। कक्षा 8वीं में आपने जो लर्निंग आउटकम सीखे हैं, है ना, उन लर्निंग आउटकम्स पर आधारित प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न किसी किताब में नहीं है ना, और इस टाइप के प्रश्न आएंगे जिसमें आप समझ करके उन प्रश्नों को हल कर सकें, जो कंसेप्ट आपने सीखा है उस कंसेप्ट का आप अनुप्रयोग कर सके, है ना। तो इस परीक्षा में समझ पर आधारित और स्किल बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इसमें इस सर्वे में किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, एक 21 मंजिला भवन का नीचे का तल वाहन पार्किंग हेतु रिक्त है ना, रिक्त ने खाली है। भवन के प्रत्येक तल में 16 परिवार निवासरत हैं। यदि प्रत्येक परिवार से 500 रुपए लिफ्ट का मासिक शुल्क लिया जाता है तो लिफ्ट सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी को इस भवन से कितनी वार्षिक आमदनी। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भवन है वह है 21 में, इसमें से नीचे का तल क्या है, रिक्त है ना, ठीक है, और प्रत्येक तल में 16 परिवार रहते हैं। प्रत्येक परिवार से 500 रुपए मासिक शुल्क लिया जाता है, तो हमें क्या ज्ञात करना है कि वार्षिक आमदनी कितनी। देखिए 21 मंजिला भवन है, उसमें नीचे का तल रिक्त है, यानी वहां से मासिक शुल्क मिलना नहीं है। तो बचे कितने, 21 में से हम एक घटाते हैं, कितने बचे हैं, 20 तल। अब 20 तल में प्रत्येक तल में कितने परिवार रहते हैं, 16 परिवार रहते हैं, तो 20 तल में कितने जाएंगे, हम गुणा कर देते हैं, 16 दूनी 32 यानी 300 परिवार रहते हैं, ठीक है ना। अब प्रत्येक परिवार से कितना शुल्क लिया जाता है, 500 रुपये लिया जाता है मासिक। तो हर महीने का शुल्क 500 रुपये हो गया है। देखिए हमने इसमें 500 गुणा कर दिया है, ये 3 शून्य है, 3 शून्य हमने लिख ली है, और 10 की शुल्क का 1, 15 1 16। अब कई बच्चे यहाँ पर ये उत्तर दे सकते हैं जो गलत है। देखिए ये मासिक है, हमें क्या ज्ञात करना है, वार्षिक। यानी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, क्योंकि अगर इसमें 12 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। ये 4 शून्य है तो पहले आप 4 शून्य लिख लीजिएगा,
ताकि ये क्या है, प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। 12 का फाड़ा बोलते 6 बार 72 आता है, 72 के 2 हासिल के 7, 12 कम 12 और 7 19। 19,20,000 रुपया जो है उसे वार्षिक आमदनी होगी। और हम देख रहे हैं कि यह जो हमारा उत्तर है कहाँ पर है, विकल्प बी में है। ये विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। अब करना क्या है कि आपको इस परीक्षा में दिया गया OMR शीट, दिया गई OMR शीट। उस OMR शीट में प्रश्न 1 के सामने जो बी वाला गोला है उस गोले को आपको फिलअप करना है नीली स्याही की पेन से या काली स्याही की पेन से। इसमें जेल पेन या इंक पेन या पेंसिल अलाउ नहीं है। अगला, शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार का 1/3 भाग पेंट किया। अभी दीवार का कितना भाग पेंट करने हेतु। अब देखिए ये प्रश्न समझ पर आधारित है। दीवार है, मान लीजिए ये दीवार है और इसका 2/3 भाग पेंट किया है, यानी इस दीवार के कुल कितने भाग करे हैं, भाग करे 4 से 3 भाग हो गए, ठीक है ना। अब 3 भाग में से 2 भाग पर पेंट कर दिए, ये 2 भाग पर पेंट कर दिया। अब बचा कितना, 1/3। अब 1/3 भाग पर उसकी बहन माधवी ने पेंट कर दिया। अब पेंट करने हेतु शेष भी बचा क्या, नहीं बचा है, तो विकल्प ए उत्तर आ जाएगा, कोई भी भाग शेष। ठीक है, ये प्रश्न किस पर हो गया, समझ पर आधारित। प्रश्न को समझना है और उसे हल। अगला प्रश्न है, चित्र में प्रदर्शित आकृति में छायांकित व अछायांकित भाग के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। देखिए यहाँ पर आपको एक दिया गया है चित्र। इस चित्र में देख रहे हैं आप कि ये भाग छायांकित है और ये वाला अछायांकित। तो हमें क्या क्या करना है कि जो छायांकित भाग है और अछायांकित भाग है उसकी क्षेत्रफल में कितना अंतर है। पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा छायांकित भाग है इसका हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं समझने के लिए। जो छायांकित भाग हमारा है उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। चलिए यहाँ से ले लेते हैं, ये क्षेत्र है, इसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 7 या 21, यानी ये जो पहली आकृति है इसका हो गया 21 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरी आकृति लेते हैं ये वाली। आप देखिए इसमें लंबाई कितनी है, ये लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो 5 दिया 15, यहाँ पर हमने लिख दिया। तीसरी जो छायांकित आकृति है देखिए इसका क्षेत्रफल लंबाई कितनी है 7 है, चौड़ाई 3 है, 7 या 21 हो जाता है। और इसी प्रकार से चौथी जो आकृति है हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। इसकी लंबाई कितनी है देखिए, अब ये जो लंबाई यहाँ दे रखी है इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो 5 या 15। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, कितना होता है 6 और 6 12 के 2 हासिल का 1, 3 4 6 और 1 7, हो गया 72 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। अब हम देख लेते हैं अछायांकित, क्या करेंगे अछायांकित भाग। अब देखिए अछायांकित जो है उनका क्षेत्रफल कितना होता है। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई, है ना। अब ये स्किल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये अछायांकित है, इसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, देख रहे हैं आप, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, 5 सतह 35 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये भी अछायांकित है ना। इसकी अब लंबाई और चौड़ाई देखिए, ये लंबाई है आपको दी है 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ ये 7 सेंटीमीटर, यानी लंबाई कितनी हो गई है, ये यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर हो गई है। क्यों कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, ये आयत है। हम जानते हैं कि आयत की जो समूह भुजाएं होती है वे बराबर होती है। ये हो गई कितनी 7 सेंटीमीटर, है ना। और चौड़ाई कितनी हो गई है 5 सेंटीमीटर। सतह बन जाए
ठीक है ना। अब इसको हमने जोड़ लिया, 35 और 35 होता है 70 वर्ग सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है अंतर, कितना अंतर है, यानी क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या, है ना, कितना जाएगा, 2 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर, है ना, है ना आसान। तो यहाँ पर अब 2 वर्ग सेंटीमीटर जो है हमारा ऑप्शन सी है सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्न सारणी में 9 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक दिए, विद्यार्थियों के नाम है और नीचे उनके प्राप्तांक। कितने विद्यार्थियों ने 70 से 80 के मध्य अंक प्राप्त किए, मध्य यानी इनके बीच में, यानी इसमें 70 भी शामिल नहीं होगा और 80 भी शामिल नहीं, यानी हमें 71 से 79 तक अंक देखने हैं। ध्यान रखिएगा कि मध्य कहा गया है ना, मध्य मतलब होता है बिटवीन, बीच हुआ, जिनके बीच में जो भी अंक आएंगे हमें उनको देखना है। देखिए उसके बीच में कौन कौन से अंक आ रहे हैं, देखेंगे 76 आ रहा है, 72 आ रहा है, 73 आ रहा है, 79 आ रहा है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। हो गए 1 2 3 और 4, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाए, है ना। किस तरह के प्रश्न आएंगे समझ पर और देखिए बहुत सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं, 30 प्रश्न आने वाले हैं। तो मैंने इस वीडियो में सिंपल पेपर ग्रुप में 30 प्रश्नों को शामिल, देखिए और सीखिए। प्रश्न 5, एक कन्या माध्यमिक शाला की कक्षा 8वीं की एक सप्ताह की उपस्थिति निम्न, यहाँ दी है और यहाँ दी गई उपस्थिति की है चित्रालेख, क्यों कहते हैं, पिक्टोग्राफ, चित्रालेख कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है इसका मतलब है 5 छात्राएं, ये पैमाना है, स्केल है, ठीक है ना। प्रश्न क्या है, गुरुवार व बुधवार की उपस्थिति में कितना अंतर है, ठीक है ना। तो हमें देखना है गुरुवार, अब गुरुवार में कितनी उपस्थिति है, क्या करेंगे, जो गिन लेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और हम देख रहे हैं कि इस आकृति के बराबर 5 छात्राएं हैं, यानी इसे 5 का गुणा कर देंगे, जो पैमाना है यहाँ पर इनकी उपस्थिति हो जाती है कितनी, 45। अब बुधवार देखिए, बुधवार कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, हमने 5 लिख दी, ठीक है ना, और इसमें भी हम 5 का गुणा कर देते हैं, ये हो जाता है। अब पूछा गया है कितना अंतर है ना, अंतर पूछा गया है, क्या करेंगे, 45 में से हम माइनस कर देंगे तो अंतर आ जाता है 20, ऑप्शन बी जो हमारा। प्रश्न 6, 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से, यानी रेसिप्रोकल या प्रतिलोम भी कहते हैं, है ना, गुणन प्रतिलोम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल में से कौन सा होगा। आप देखिए 5/9 तो है, तो कुछ नहीं करना है, और 3/5 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल यानी गुणन प्रतिलोम। इसमें क्या होगा, अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है, यानी 3/5 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाता है, 5/, व्युत्क्रम 5/3 हो जाएगा, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। अब क्या गुणा कर देंगे, 5 गुणा 5 करते हैं, कितना आता है 25, 9 गुणा 3 करेंगे हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर। प्रश्न 7, एक आयताकार बगीचे का परिमाप 13 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई 11/4 सेंटीमीटर है, तो लंबाई। अब देखिए ऐसे भी प्रश्न है जो आते हैं, है ना, तो इनको फुल क्या करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, इसकी जो कंसेप्ट है बस उसको समझिए आप और इसको डायरेक्ट हल करिए। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है, देखिए सूत्र है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, राइट, अब क्या करना है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है, जो परिमाप दिया है इसमें 2 का भाग लगा देते हैं। देखिए परिमाप दिया ना 13, इसमें क्या किया, 2 का भाग लगा, है ना। अब क्या बचा है, लंबाई धन चौड़ाई।
अब लंबाई याद करनी है तो चौड़ाई कितनी दी है 11/4, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती जो 4 आता है, 2 का भाग लगाते हैं 2 आ जाता है, 2 गुणा करेंगे 13 में, 13 दूनी 30, 3 4 एकम 4, 1 का गुणा किया 11 में, 26 में से 11 घटाते हैं कितना आता है 15/4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगी आपकी लंबाई हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब परिमाप दिया जाए तो उसका आधा कर दें, लंबाई दी है तो लंबाई घटा दें, चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी, चौड़ाई दी है चौड़ाई घटा दें तो लंबाई ज्ञात हो जाएगी, है ना। इस टाइप से प्रश्नों को हमें हल। अगला प्रश्न है, निम्न आकृतियों को देखकर सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर 2 आकृतियां दी गई हैं। पहला विकल्प यह है आकृति 2 का क्षेत्रफल ज्यादा है आकृति 1 के क्षेत्र, यानी हमें क्या करना है कि पहले दोनों का क्षेत्रफल निकालना है और फिर देखना है इनमें से कौन सा विकल्प है। तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 6 वर्ग इकाई, है ना। इसका क्षेत्रफल हो गया है 6 वर्ग हो गया है। अब इसका देखते हैं, तो देखिए इसमें कहीं आधा है कहीं कम है। इसका नियम क्या है कि जब भी कोई खाना, है ना, आधा या आधे से ज्यादा है तो उसको पूर्ण मान लिया जाता है और आधे से यदि कम होता है तो छोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पूर्ण कितने हुए 1 2 3 तो पूर्ण है ना। अब देखिए ये आधा है, ये 3 तो हमारा हो गए पूर्ण, ये हमने। अब आधे कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 का आधा कितना होता है 3 होता है ना, तो 3 और 3 कितने हो गए, तो हो गए, यानी इसमें जो छायांकित भाग है ना, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आकृति नंबर 1 में भी 6 वर्ग इकाई है और आकृति नंबर 2 में भी 6 वर्ग इकाई है। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, लगभग बराबर हैं, तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9, कमीज बेचने वाले एक दुकानदार को अपने स्टॉक की आपूर्ति करनी है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, आपूर्ति करनी है स्टॉक की। उसके द्वारा बेची गई विभिन्न मापों की शर्ट का एक सप्ताह का रिकॉर्ड इस प्रकार से, ये माप है 85 90 95 105 110 और इसमें बेची गई जो कमीज है उनकी संख्या है 8 22 32 6 5 और। अब स्टॉक की आपूर्ति के लिए उसे आंकड़ों के किस प्रतिनिधि मान की आवश्यकता थी, ठीक है, स्टॉक की आपूर्ति करनी है, ठीक है। देखिए इसके लिए क्या होगा, बहुलक का उपयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा बहुलक का उपयोग, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। क्योंकि देखिए जो सबसे ज्यादा माल बिकेगा, है ना, उसी माल की स्टॉक की आपूर्ति दुकानदार को करनी होती है, ठीक है ना। और बहुलक क्या बोलता है, जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें जो भी आंकड़ा सबसे अधिक बार जो आता है वही बहुलक कहलाता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर जो स्टॉक की आपूर्ति करने के लिए दुकानदार जो है बहुलक का उपयोग करेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, संलग्न दंड आलेख में किसी परिवार द्वारा वर्ष 2019 के 5 महीनों में माहवार बिजली की खपत को दर्शाया गया। वे महीने कौन से हैं जिनमें बिजली की खपत का अंतर 400 यूनिट है, आपको खाली वे महीने बताना। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, दंड आलेख हमें पढ़ते आना चाहिए। नीचे लिखे हुए महीने आप देख रहे हैं, है ना, और जो ऊर्ध्वाधर है वर्टिकली यहाँ पर बिजली की खपत दी गई है यूनिट। हमें इसे देखना है कि अंतर 400 यूनिट किन महीनों में है। तो ये देखेंगे कि जनवरी महीने में कितनी यूनिट खपत हुई है, देखिए जनवरी महीने में 500 यूनिट खपत हुई है ना। उसके बाद में हम देखते हैं फरवरी में कितनी हुई है 450 हुई। मार्च महीने में कितनी हुई है ये देख रहे हैं 600 हुई है ना। यहाँ से स्केल से मिला सकते हैं आप। अप्रैल में कितनी हुई है, अप्रैल में हुई है 750 खर्च हुए हैं। और मई महीने में कितने हुए हैं, मई महीने हुए हैं 850।
महीने कितने हुए हैं? 850 हुए। देखिए ये है ना। अब हमसे क्या पूछा गया है कि ऐसे महीने कौन से हैं ना, जहां पर बिजली की खपत का अंतर 400 यूनिट। हम देख रहे थे 850 में से जब 450 हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 4। यानी वे महीने कौन से हैं? फरवरी और, अब देखते हैं विकल्प में फरवरी और मई कहाँ पे आ रहा है। तो फरवरी और मई आ रहा है विकल्प डी में। तो विकल्प डी जो है हमारा उत्तर सही। इस प्रकार से हम अंतर याद करें, डंडा लेख को पढ़ना। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सा समय एक सप्ताह के बराबर है? देखिए हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, ठीक है ना, और एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। इस प्रकार से विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक सप्ताह में 7 दिन, ठीक है, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट। यानी इसको इस प्रकार से समझ लेते हैं, एक सप्ताह में कितने हो गए? 7 दिन हो। दिन का मतलब होता है 24 घंटे, राइट। दिन में 24 घंटे होते हैं, ये होते हैं 60 मिनट। इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प सी है जो हमारा सही उत्तर। ठीक है, एक प्रश्न दिया है यहाँ पर, घटाना है 2x/3 ऋण 7x/17 का मान क्या होगा? ये आपका, मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, इसको आप होमवर्क कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि उसका उत्तर क्या आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विकल्प में संख्याएं अधिकतम से निम्नतम क्रमबद्ध है? अधिकतम से निम्नतम यानी अवरोही क्रम, है ना, ये अधिकतम है और यहां से न्यूनतम यानी कम की ओर, ये क्रम कहलाता है अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। इंग्लिश में इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि यहाँ पर जो दशमलव संख्या दी हुई है वे किस विकल्प में इस क्रम में है। ठीक है, देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर 0.77, 0.76, 0.7 और 0.657, ये सही विकल्प होगा। क्यों होगा? देखिए इस प्रकार से हम संख्याओं को दशमलव के जो बाईं तरफ होती हैं इकाई स्थान देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव के बाद में होता है जो स्थान, इसको बोलते हैं दशांश, उसको बोलते हैं शतांश और तीसरे स्थान बोलते हैं सहस्त्रांश। तो दशमलव के बाद जो अंक है इसको देखेंगे। देखिए 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? सबसे छोटी हो गई है 0.655, ये तय हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है, इन तीनों में जो दशमलव के बाद में पहला अंक है दाहिनी ओर वो तो बराबर है। अगला अंक देखेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 है। 7 बड़ा होता है, उससे छोटा क्या होता है? होता है और उससे छोटा 0 होता है। ठीक है ना, और उससे छोटा हमने देख लिया है। तो विकल्प बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13, ऋण 3/4 गुणा मझला कोष्टक 2/3 धन छोटा कोष्टक ऋण 5/6 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद और पूछा गया इनका मान क्या हो। देखिए बहुत आसान है, ऋण 3/4 गुणा आपको दिया है मझला कोष्टक 2, ठीक है ना। अब ये धन और ऋण का हम गुणा करते हैं तो ऋण आता है 5/6। आज इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे, ठीक है ना। ऋण 3/4, अब देखिए 3 और 6 का हम निकालते हैं एलसीएम, क्या आता है? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 कम 6 5, क्या जाएगा? ऋण 3/4, हाँ 4 में से 5 घटाते हैं तो ऋण 1 आता है, ऋण 1/6। अब ऋण ऋण गुणा धन होता है, 3 कम और 6 चौके 24, ठीक है, ठीक है 24। अब देखिए इसको हम काट देते हैं तो 3 कम
3 और 3 8 का मान आ जाएगा 1/8, जो कि विकल्प सी में विद्यमान है। नहीं, विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पक्की सड़क बन जाने से गांव से शहर पहुंचने में लगने वाला समय 5 घंटे से घटकर 3 घंटे रह गया है। गांव से शहर पहुंचने में लगने वाले समय में कितने प्रतिशत कमी आई? अब देखिए, पहले लग रहे थे 5 घंटे, अब लग रहे 3 घंटे। कमी कितनी आई है? 2 घंटे। कितने घंटों पर? 5 घंटों पर। अब हमें क्या करना है? प्रतिशत कमी। ये भिन्न है, जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो उसमें हम क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। ठीक है ना? काट दिया हमने, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। ठीक है ना? विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर। प्रश्न 15, 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपए है। तो रस्सी का प्रति मीटर मूल्य कितना होगा? देखिए, यहाँ पर 5 सही 2/3 मीटर जो रस्सी है उसका मूल्य दिया गया है, और हमें 1 मीटर रस्सी का मूल्य ज्ञात करना है, यानी अनेक से एक। जब भी अनेक से एक हम मान ज्ञात करते हैं तो वहां पर हम भाग की संक्रिया का उपयोग करते हैं, भाग लगाते हैं। तो कुल रुपए कितने हो गए? 12 सही 3/4, लिखा 12 सही 4, और इसमें हम भाग लगाते हैं 5 सही 2/3। अब ये मिश्रित भिन्न है, इसको बदल लेंगे हम साधारण भिन्न में। क्या करेंगे? 4 का गुणा करते हैं 12 में, 48 आता है। 48 में 3 जोड़ दिया, कितना हो गया? 52। आगे 3 का गुणा करते हैं 5 में, 15, और 2 जोड़ेंगे तो 7 है। अब ये हो जाएगा 51/4, और भाग की क्रिया जब करते हैं भिन्न की, तो यहाँ पर हम लेते इसका गुणन प्रतिलोम, यानी 17/3 है, हम लिखेंगे 3/7। 17 एकम 17, 17 तिया 51, गुणा किया 3 तिया 9, 9/4। ठीक है। अब ये कौन से भिन्न है? साधारण भिन्न है, विषम भिन्न है। इसको बदलेंगे हम निश्चित भिन्न में। 4 का भाग लगाते हैं, 4 दूनी 8, एक शेष बचता है, ऊपर लिख दिया 6/4। तो उत्तर हमारा जाएगा 2 सही 1/4 रुपए। विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 16, अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है वर्ग अंतराल और बारंबार। वर्ग है और यदि बारंबारता। प्रश्न क्या है? ऊपर दी गई तालिका में वर्ग अंतराल 250 से 300 की बारंबारता क्या है? हम देखेंगे कि वर्ग 250 से 300 कहाँ है? देखिए, 250 से 300 यहाँ है, और इसके सामने है इसकी बारंबारता कितनी हो गई? 143। इसलिए विकल्प सी जो है सही उत्तर। प्रश्न 17, 10 की घातांक 100 का मान निम्न में से किसके समान? देखिए, अब हम जानते हैं कि 10 की घातांक कितनी है? 100 है ना? अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मान दिया हुआ है या तो गुणा रूप में दिया हुआ है, या भाग में, या प्लस में। तो देखिए, जो घातांक के प्रश्न होते हैं उसमें प्लस वाला तो आएगा नहीं, ठीक है, इसको हम कभी उत्तर तो हो नहीं सकता है। फिर देते हैं कि जब आधार समान होते हैं और गुणा की क्रिया होती है तो घातांक जुड़ जाती है। यहाँ पर आधार 10 है और घातांक 50, गुणा की क्रिया में घातांक जाती है। क्या क्या हो जाएगा? ये 10 की घातांक, यानी विकल्प बी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? प्रश्न 18, बीजीय व्यंजक ऋण 1 से घातांक 4 बाय घातांक 6 में संख्यात्मक गुणांक कितना? अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है ऋण 1 से घातांक 4 बाय घातांक। अब यहाँ संख्यात्मक कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना? तो इस बीजीय व्यंजक में संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा ऋण 1। विकल्प बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 19, 10 लड़कियों की ऊंचाइयां
सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। ये देख लीजिए। अब इनकी ऊंचाइयों का माध्य निम्न में से क्या होगा? अब माध्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? पहले इनका जोड़ करते हैं। ये इनका जोड़ कितना हो रहा है? हम इसका जोड़ कर लेते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, इनका हम जोड़ कर लेते हैं। ये हमने जोड़ कर लिया है। अब गिनेंगे कि ये कितने आंकड़े हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10। इसमें क्या करेंगे? 10 का भाग लगाते हैं। 10 का भाग लगाते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। एक तो 141.4 यानी विकल्प सी जो है हमारा 20वां प्रश्न है। निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच स्थित है? ठीक है। अब देखिए, इनके बीच में इनमें से कौन सी परिमेय संख्या स्थित है? अब हम देख रहे हैं कि दोनों के यहाँ पर हर अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है 2/, और 3/5 है ना। अब देखिए, इसका हर कितना है? 5 है। इसके अंश और हर दोनों में हम क्या करते हैं? 5 का गुणा करते हैं। इसका हर कितना है? 3 है। इसका गुणा हमने यहाँ पर कर, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 12, क्या हो गया है? 9/15 है ना। 9/15 आ गया है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इनके बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं है। फिर हम क्या करते हैं कि इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। अंश और हर दोनों में 2 का गुणा कर देते हैं। कितना आता है? 20/30 और यहाँ हो जाता है 18/, ठीक है ना, 18/30। तो हम देख रहे हैं दोनों बीच में क्या है? उतनी सारा है। तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाए। प्रश्न 21 है। संख्या 8,472 व 6,516 का योग निम्न में से किस अंक से विभाजित नहीं है? हाँ, तो पहले क्या करेंगे? इन दोनों का हम योग कर लेते हैं। 8,472 का और 6,500, इनका हम योग करते हैं। 6 और 2 8, 7 और 1 8, 4 और 5 9 और ये। अब क्या बोला है कि किस अंक से विभाजित नहीं? देखिए, इसलिए बात है कि यहाँ पर अंक जो दिए हैं उनको देख लेते हैं। 2, 3, 4 और 5। 5 नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 या शून्य आता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। अब यहाँ इकाई स्थान पर 8 आ रहा है, इसलिए संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। विकल्प डी जो है हमारा उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप कितनी? देखिए, यहाँ पर आसन्न कोण आपको दिए गए हैं। समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से होता है कि जिसे मान लिया है आपका समांतर, ठीक है ना। इसमें आसन्न कोण कौन सा है? ये हो गया आपके आसन्न। ये आपको दिया है 3:2 में दिया है, ठीक है ना। 3:2 यानी इसको हम 3x और 2x से लिख सकते हैं। 3 और 2 कितना हो गया? 5x हो गया है। और आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। x बराबर कितना हो जाएगा? 180 में हम जब 5 का भाग लगाते हैं तो 5 तिया 15 और 5 छक्का 30 यानी 36 डिग्री होगा, है ना। इसलिए क्या होगा? अब 3x बराबर 3 गुणा 36 यानी 36 तिया 108 हो गया। और इसी प्रकार से 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 36, 36 दूनी 72 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो है 108 हो गया, ये कितना हो गया? 72, फिर 108 फिर 72 यानी विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/4 और 7/4 के? अब देखिए, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं दशमलव में, तो हम क्या करेंगे? इन संख्याओं को दशमलव में बदल लेते हैं। करेंगे
इनको हम दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो ये 3/4 को जब दशमलव बदलते हैं, है ना, कितना आता है 0.75। 3 में 4 का भाग लगा दीजिएगा। अब 7/4 को हम दशमलव बदलते हैं, कितना आता है 1.75। ठीक है ना, 7 में 4 का भाग लगाया। अब देखिए इसके बीच में संख्या कौन सी है। अब इसके बीच में संख्या 1.8 नहीं होगी, क्योंकि ये इससे बड़ी है, तो उत्तर नहीं आएगा। 0.5 नहीं होगी, क्योंकि इससे छोटी है। 1.95 भी इससे बड़ी संख्या है, ये भी इसके बीच में नहीं आएगी। तो विकल्प डी जो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक? प्रश्न 24 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर, है ना, उसका परिमाप 62/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की मापों का योग क्या होगा। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इसमें ये दो भुजाएं बराबर है, ठीक है, और ये इसका हो गया आधार। ठीक है, आधार कितना हो गया 4/3। अब इसका परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग कितना दिया है 62/15। तो यह 62/15 में से जब हम आधार कितना है 4/3 है, ये घटा देंगे तो दो बराबर जो भुजाएं हैं ये माप का योग पता हो जाएगा हमें। तो ये 15 और 3 का हम एलसीएम निकालते हैं, 15 आता है। 15 में 15 भाग आया, 1 का गुणा किया हमने 62 में, 3 का भाग लगाते 15 में, 5 बार जाता है, 5 गुणा 4 में करेंगे आ जाएगा 20। 62 में से हम 20 घटाते हैं, कितना आता है 42/15 हमारा सही उत्तर आ जाएगा, जो कि विकल्प डी होगा। प्रश्न है 25, 20 की घातांक 30 निम्न में से किस। देखिए यहां पर हम देखते हैं कि घातांक के नियम क्या होते हैं कि जब आधार समान हो और गुणा की क्रिया हो तो घातांक जुड़ जाती है। अब यहाँ देखिए आधार समान है, गुणा क्रिया है, घातांक जोड़ते हैं 15 और 2 17 आती है, क्रिया नहीं है, इसे करना ही होगा। जोड़ का नियम इसमें है ही नहीं, जो हटा दो, ये भी हटा दो, सीधा सा विकल्प डी हमारा उत्तर। अब कैसे हो जाए देखिए, आधार दोनों के समान है, गुणा क्रिया है, से घातांक जुड़ गई है 15 ठीक है ना। प्रश्न, सलमा की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना से 2 वर्ष कम, है ना। यदि पुत्र की आयु x वर्ष है तो सलमा की आयु को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। देखिए सलमा की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना से, पुत्र की आयु कितनी है x है, x में 3 का गुणा करते हैं कितना जाता है x से 2 वर्ष कम है। कम का मतलब होता है घटाओ, कितना कम है 2 वर्ष कम है, तो इसकी सलमा की आयु हो जाएगी 3x-2। विकल्प जो है बी हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, निम्न में से कौन सा विकल्प अधिक परिमाण को प्रदर्शित करता है। ये संख्या रेखा दी गई है, देखिए यहाँ पर b/a, आप ये देखिए ये शून्य है, जिसकी हम दाईं ओर चलते हैं जिसका b का मान कितना हो गया 1, और जब शून्य से बाईं ओर चलते हैं a का मान हो गया कितना, ठीक है। अब देखिए इसमें हम जोड़ते हैं तो विकल्प बी हमारा उत्तर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, b का मान कितना है 1 है, ठीक है। अब माइनस है, माइनस चिन्ह लगाया, a का मान कितना है ऋण 1 है, ये हमने लिखा ऋण 1, ठीक है ना। अब ऋण और ऋण गुणा करते हैं धन आता है, 1 और 1 2 मान होगा, ठीक है ना। अब ए बी देखिए, अब ए बी में क्या होगा, यदि ऋण 1 में 1 का गुणा करते हैं तो उत्तर कितना आता है ऋण का, ये उत्तर नहीं होगा। यदि b/a में देखते हैं तो b का मान है कितना 1 है, और a का मान ऋण 1 है, तो ऋण 1 आएगा, ठीक है। ये भी इसका मान इसके बराबर है। अब b धन 1 की हम बात करते हैं तो b है ना, b का मान कितना हो गया 1 और धन ऋण 1, है ना, तो 1 ऋण 1 यानी 0। हम देख रहे हैं a का मान कितना आ रहा है, विकल्प ए में ऋण 1 आ रहा है, विकल्प सी में 0 आ रहा है, विकल्प डी में ऋण 1 आ रहा है, और विकल्प बी में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बात की गई हमें अधिक परिमाण, ठीक है ना।
प्रश्न है, एक 34 सेंटीमीटर लंबाई वाले पतले तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी है? अब देखिए तार जो भी है उसकी लंबाई कितनी है? 34 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? ये परिमाप हो गया है ना? क्या हो गया ये? परिमाप। सब बताया मैंने, परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन, ठीक है ना। अब परिमाप हमें दिया गया कितना? 34 बराबर 2। अब लंबाई हमें ज्ञात करनी है और चौड़ाई दी है आपको 8 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा था कि जो परिमाप दिया हुआ है आप 2 का भाग लगा दीजिए, ठीक है। आ गया 2 का भाग लगाया तो 17 आया। अब इसमें से चौड़ाई दी है ना 8 घटा दीजिए आप, क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। मीटर लंबाई हो जाएगी। विकल्प सी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19, रूबी और गीता एक कक्षा में पढ़ती हैं। इनके 3 विषयों की परीक्षा के अंक नीचे दिए गए हैं। रूबी के अंक है और ये गीता। कौन सा कथन सही है? अब देखिए इसके अंक हमें औसत निकालना पड़ेंगे क्योंकि यहाँ बात हो रही है औसत की, और औसत कैसे निकालते हैं? इनके अंकों को पहले हम जोड़ लेते हैं। इसके रूबी के अंक कितने हैं? 8 और 6, 14 के 4, 1, 7 8 और 6 14, 14 और 6 220 अंक। अब इनका औसत मतलब 3 विषय के हैं, 3 का भाग लगा दो, आ जाएगा 3 6 18 बच्चे 2 24 हो गए, 8 इनका औसत हो गया 68, ठीक है ना। अब गीता की देखते हैं, 4 और 2 है ना, 2 और 4 6, 6 और 4 10, शून्य हासिल का 1, 1 और 6 7, 13, 13 और 7 20, 3 का भाग लगाते हैं 66.6, है ना। अब क्या है कि रूबी और गीता के औसत प्राप्तांक बराबर है, नहीं है, उत्तर नहीं आएगा। रूबी के औसत प्राप्तांक गीता के औसत प्राप्तांक से कम है, नहीं अधिक है, तो नहीं आएगा। गीता ने हिंदी विषय में रूबी के औसत प्राप्तांक से अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए गीता ने हिंदी विषय में, देखिए गीता हिंदी विषय में रूबी के औसत प्राप्तांक से, रूबी के औसत प्राप्तांक कितने हैं? 68 है, इससे अधिक अंक प्राप्त किए, सही है। रूबी के औसत अंक हैं कितने? 68 है, और गीता ने हिंदी में 72 अंक प्राप्त किए हैं, तो विकल्प सी जो है उत्तर, ठीक है ना। एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की चाल क्या है? अब देखिए बड़ा आसान है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर होता है दूरी बटे, अब यहाँ पर दूरी कितनी दी गई है? दूरी है 90 किलोमीटर, है ना, और समय दिया गया है 3 घंटे, है ना। तो हम काट देते हैं, 3 तिया 9, शून्य, ये आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विकल्प सी जो है हमारा उत्तर। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा कि इस परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। यदि आप ऐसे प्रश्न और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न और उपलब्ध करवा सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।